उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने काजू और ये चने का एक पीस भी खाया। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। हमारे बेटे का माला और पैजामी एक चाकू में लिपटी इसके घर में जब मिली ना, जी डर गया कि हमारे बच्चे इसे न मार दी। तो हे गाइस, माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की जिस क्राइम स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है निठारी के सेक्टर 31D5 बंगलो के बारे में। जिस बंगलो की फोटो अभी आप देख रहे हो, उस बंगलो में 2006 में ऐसा दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोग सहम गए थे। ऐसी घटना हिंदुस्तान में पहली बार हुई थी। आसपास के लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई भी आदमी इस प्रकार तक गिर सकता है। आखिर क्या हुआ था इस बंगलो के अंदर? तो चलिए आज की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 2005 में नोएडा की निठारी से एक लड़की लापता हो गई जिसका नाम रिम्पा हल्दर था। इस लड़की के घर वालों ने जब पुलिस में कंप्लेन करी और पुलिस वालों को इस चीज़ के बारे में बताया, तब पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनको यह कह करके भगा दिया कि तुम्हारी लड़की किसी और के साथ भाग गई होगी। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो नोएडा के निठारी गांव की है। नोएडा का जो निठारी गांव है उसमें एक तरफ तो अमीर लोग रहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कोठी और ये सब है। उसी के एक साइड आपको झुग्गी झोपड़ी और बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग दिख जाएंगे। इतने गरीब लोग कि वो अपने एक दिन का खान पान की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इस वजह से उस जगह से ऐसी घटनाएं पुलिस को अक्सर मिलती रहती थी कि कोई किसी के साथ भाग गया है या फिर लड़की गुमशुदा हो गई है। तो पुलिस कभी भी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती थी क्योंकि ये लोग वहाँ से दुखी होकर के कहीं और चले जाते थे। कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं या फिर कोई वापस नहीं आता था। तो जब भी पुलिस के सामने इस प्रकार का केस आता था तो पुलिस वही समझती थी और इस केस को दर्ज ही नहीं करती थी। और इसी प्रकार से रिम्पा के घर वाले भी पुलिस स्टेशन जा जाके परेशान हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया। इसी घटने के बाद उसी निठारी गांव में कुछ बच्चे पानी की टंकी के पास खेल रहे थे। उस पानी की टंकी के जस्ट पास एक नाला है जिसकी वजह से ही निठारी गांव दो भागों में डिवाइड हो रहा था। एक तरफ अमीर लोग रहते थे उस नाले के और दूसरी तरफ गरीब लोग दिख जाएंगे। इसी बीच बच्चों की जो बॉल है वो उस नाले में जाके गिर जाती है। उस नाले में गिरने के बाद बच्चे उसमें जाना नहीं चाहते थे, पर दो बच्चे उस नाले में जाने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद में उन्होंने अपनी बॉल ढूंढना स्टार्ट करा। तभी उनको एक ब्लैक कलर का पॉलिथीन का बैग उनको दिखाई दिया। अब उस पॉलिथीन के बैग के अंदर से इंसान का हाथ दिखाई दे रहा था, मतलब बच्चे के हाथ जैसा हाथ उनको दिखाई दे रहा था। वो बच्चे वो हाथ देख करके बहुत ज्यादा डर गए और वो वहां से भाग गए और उन्होंने अपने घर जा करके सभी लोगों को बताया कि वहां पर एक बच्चे का हाथ उनको दिखाई दिया। इस बीच वहां के लोगों ने पुलिस को इसके बारे में बताया। पुलिस तुरंत वहां आ गई और पुलिस ने छानबीन करा। पुलिस को ये पता था कि ये किसी बच्चे का ही हाथ है। पुलिस ने इस घटना के बारे में साफ मना कर दिया कि ये किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। और ये घटना ऐसी थी कि कोई भी लोग मानने को तैयार नहीं था कि भाई ये हाथ तो इंसान का ही है। तभी पुलिस वालों ने बोला कि ये जो हाथ है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है जो इंसान की जैसे दिख रहा है। और इस केस को पुलिस ने यहीं बंद कर दिया। 7 मई 2006 को नोएडा के निठारी गांव से नंदलाल की 17 साल की बेटी लापता हो गई जिसका नाम पायल था। पायल दिन में ही घर से किसी काम से बाहर गई थी, पर वो शाम तक अपने घर नहीं पहुंची। घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि उनकी लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई। नंदलाल जी परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने अपने आसपास अपनी लड़की को ढूंढने का प्रयास करा। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद उनकी लड़की उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने अपनी लड़की को बाहर ढूंढने का ट्राई किया। उन्होंने आसपास के लोगों को अपनी लड़की के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने इसे कहीं देखा है। बहुत देर पूछताछ करने के बाद एक ऑटो वाले ने उनको ये बोला था कि इस लड़की को मैं सेक्टर 31D5 के पास छोड़ के आया हूँ। अब वैसे तो ऑटो वालों को इतना ज़्यादा पता नहीं रहता क्योंकि दिन भर में बहुत सारे उनके कस्टमर आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि भाई कौन आया कौन गया। पर ऑटो वाले को पायल के बारे में इसलिए पता था क्योंकि पायल जब उस बंगलो के अंदर जा रही थी तब उसने पैसे नहीं दिए। उसने बोला कि वो वापस आके पैसे देगी, पर वो वापस आई ही नहीं। कुछ देर बाद ऑटो वाले ने उस D5 बंगलो के बाहर जाकर के बेल बजाई और उससे पूछा कि भाई ये जो लड़की अंदर गई है वो वापस कब तक आएगी।
क्योंकि उसने उस ऑटो वाले के पैसे नहीं दिए थे। तो उस घर से निकलता है सुरेंद्र कोहली और उस ऑटो वाले को वो बोलता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। अब ऑटो वाले उसकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि ऑटो वाला तब से वहीं खड़ा है, जैसे ही वो घर के अंदर गई तब से वो बाहर आई नहीं। तो ऑटो वाले ने माना नहीं कि वो बाहर कहीं गई है। तो इस बात को मनवाने के लिए सुरेंद्र ने ये बोला कि वो पीछे के गेट से कब का ही जा चुकी है। ऑटो वाला परेशान होकर के वहां से आ गया। ये बात उसने नंदलाल जी को बताई। इसके बाद में नंदलाल जी सेक्टर 31D5 बंगलों के बाहर गए और उन्होंने वहां पे बेल बजाई। काफी देर गेट के बाहर खड़े होने के बाद, बेल बजाने के बाद उस बंगलों से कोई भी बाहर नहीं आया, या फिर यूँ समझो कि कोई उस बंगलों से बाहर आना ही नहीं चाहता था। जब D5 बंगलों के बाहर बहुत देर खड़े होने के बाद भी नंदलाल जी को कोई रिस्पॉन्स ना मिलते हुए नंदलाल जी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंच के उन्होंने अपनी बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने ये बोल के मना कर दिया था कि तुम्हारी लड़की किसी और के साथ भाग गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निठारी जो गांव है उसके एक तरफ पोर्ट्स एरिया है, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग है, बंगलो है, इमारतें हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे काफ़ी अमीर लोग रहते हैं, और एक तरफ जहाँ झुग्गी झोपड़ी में कारीगर, मजदूरी और नॉर्मल काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं। ये उसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो नंदलाल जी भी उसी ही झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और पुलिस के पास इस प्रकार के केस आते रहते थे, क्योंकि नंदलाल जी की जो लड़की थी पायल, उसकी एज 17 साल की थी। तो इस एज की लड़कियां या लड़के लोग वहां से अक्सर भाग जाया करते थे, इसलिए पुलिस हमेशा यही सोचती थी कि ये किसी न किसी के साथ भाग गए होंगे। पुलिस वालों ने रिम्पा हल्दर केस की तरह इस केस को भी दर्ज करने से मना कर दिया था, पर नंदलाल जी कहाँ मानने वाले थे। नंदलाल जी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की थी। उन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, पूरे 1 महीने तक अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए, और आखिरकार पुलिस वालों के FIR ना लिखने की वजह से उन्होंने सीधा SP ऑफिस में अपनी कंप्लेन दर्ज करी। जब उन्होंने SP के सामने जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, तब SP ने पुलिस वालों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए थे कि नंदलाल जी की इस केस पर अच्छे से कार्रवाई की जाए। तभी पुलिस अच्छे से कार्रवाई में लग गई। पुलिस ने जब पायल का फ़ोन ट्रेस किया तो लास्ट लोकेशन सेक्टर 31D5 के पास मिली, और जैसे कि नंदलाल जी ने पुलिस को ये बताया था कि उन्होंने जब ऑटो वाले से पूछा तब भी उसने यही बोला था कि उसने पायल को यहीं छोड़ा था। इसके बाद पुलिस सीधा पहुंच गई सेक्टर 31D5 बंगलों पे। सुरेंद्र कोहली उन्हें वहां मिला। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब सेक्टर 31D5 बंगलों में मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार करने के लिए गई, तब मुनिंदर सिंह का यह कहना था कि 7 तारीख के दिन वो यहाँ पे इस बंगलों में था ही नहीं, वो तो अपने किसी रिलेटिव के फ्यूनरल में गया हुआ था। जब पुलिस ने इस बात की जांच की तो ये बात सच साबित हुई। इस वजह से ये सारा शक सुरेंद्र कोहली पे आ गया और पुलिस पायल के बारे में उससे छानबीन करने लगी। ये बंगलो मुनिंदर सिंह पंडेर का है और सुरेंद्र कोहली इस बंगलों का सर्वेंट है, नौकर है। सुरेंद्र सिंह उत्तराखंड से दिल्ली, नोएडा काम की तलाश में आया था और वो फिर उसके बाद यहीं रहता है। मुनिंदर सिंह पंडेर की बाकी फैमिली पंजाब में शिफ्ट हो गई और मुनिंदर सिंह भी वहीं शिफ्ट हो गए, पर कुछ टाइम बाद वो यहाँ आता जाता रहता था और वो यहाँ अपनी अय्याशी करने के लिए आता था। वो अक्सर यहाँ पे कॉल गर्ल, सेक्स वर्कर और अलग अलग प्रकार की लड़कियाँ यहाँ पे बुलाता था और उनके साथ सेक्स करता, उसके बाद उन्हें सुबह छोड़ देता और इस काम में सुरेंद्र उसका पूरा साथ देता था। सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी के बाद नंदलाल जी को ये लगा कि सुरेंद्र कोहली ने ही उनकी बेटी को या तो अगवा करा है या फिर किसी के साथ उसे बेच दिया है। तभी कुछ दिनों बाद में मुनिंदर सिंह ने सुरेंद्र कोहली को छुड़वा लिया था। अब ये केस बिल्कुल पहले की तरह ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि 1 महीने तक तो पुलिस वालों ने भी कंप्लेन नहीं लिखी। अब वो सुरेंद्र कोहली वहां से छूट चुका था। जब मुनिंदर सिंह ने सुरेंद्र कोहली को रिहा कराया, तब कार्रवाई इतनी ज्यादा जल्दी से हुई, उन पुलिस वालों ने इतना जल्दी उसे छोड़ दिया था कि सबको यही लग रहा था कि मुनिंदर सिंह का उस थाने से कुछ न कुछ लिंक था, मतलब मुनिंदर सिंह के जान पहचान थी उस थाने के अंदर। इसके बाद अक्टूबर में नंदलाल जी ने अपने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच कोर्ट ने पुलिस को स्ट्रिक्ट आदेश दिए थे कि इस केस को अच्छे से छानबीन हो। इसके बाद पुलिस इस केस पे अच्छे से छानबीन करने लग गई। पुलिस सीधा वहां पहुंच गई जहां पर 1 साल पहले उन्हें एक लड़की का हाथ मिला। अब जब पुलिस 1 साल बाद वहां पहुंची तो वो जो काले पॉलिथीन के बैग पुलिस को पहले एक ही दिखा था, उस प्रकार के अब 20 से 25 अलग अलग जगह पड़े थे। जब पुलिस ने वहां चेक किया और अच्छे से छानबीन करी, देखा, तब उन सब पॉलिथीन को खोलने के बाद पुलिस की आंखें दंग रह गई
ये देखकर कि उसके अंदर अलग अलग लड़कियों की लड़कों के बॉडी के पार्ट पड़े हैं। और इसी के बाद पुलिस पहुंच गई सीधा सेक्टर 31D5 बंगलों के अंदर, जहां पर उन्होंने उस बंगलों के ओनर मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके सर्वेंट सुरेंद्र कोहली दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 1-1.5 महीने तक उन पर अच्छे से पूछताछ करी, छानबीन करी, पर पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिला उन दोनों के खिलाफ। जबकि ये जो नाला है ये जस्ट सेक्टर 31D5 बंगलों के पीछे ही है। मतलब उनके घर के इतना पास होने के बावजूद पुलिस को उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। और बड़ी बात यह है कि अगर किसी ने उन पॉलिथीन को वहाँ पे फेंका है तो 1 से 2 साल के बीच में किसी ने भी कंप्लेन नहीं करी या फिर किसी ने भी वहाँ पे सफाई नहीं करी। और बड़ी बात है कि इंसान की बॉडी वहाँ सड़ गल रही थी तो कितनी ज़्यादा बदबू आती है, पर जो वहाँ पास में घर थे उनमें किसी ने भी इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं करी कि भाई इस प्रकार की कुछ स्मेल वहाँ पे आ रही है। उनको कुछ पता ही नहीं है भाई। ये जो बैग पुलिस को मिले हैं इनकी संख्या कम से कम 20 से 25 के लमसम थी। तो अलग अलग पॉलीथीन में अलग अलग चीज़ें मिली। और बड़ी बात यह है कि पेट से गर्दन के बीच का हिस्सा पुलिस को मिसिंग मिला है। इन डेड बॉडी की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि जांच करना इतना मुश्किल हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कौन सी बॉडी किसकी है। ये जितनी भी जानकारी या फिर जितने भी बच्चों के बारे में पता चला था ये सब DNA टेस्ट की वजह से पता चला कि ये किसका बच्चा है। बाकी आधे से ज़्यादा बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस ने इनके खिलाफ कभी कंप्लेन लिखी ही नहीं थी। तो पुलिस को कैसे पता चलता। डॉक्टर का मानना यह था कि ये केस मानव अंगों की चोरी से रिलेटेड है, क्योंकि जिस प्रकार से इन बॉडी के पार्ट को काटा गया था वो किसी प्रोफेशनल आदमी का काम था कि नॉर्मल आदमी इस प्रकार से कट नहीं लगा सकता। ये किसी डॉक्टर का या फिर किसी प्रोफेशनल आदमी का ही काम है। इस वजह से सभी लोगों को ये मानव अंगों की चोरी से रिलेटेड केस लग रहा था। पुलिस की 2 महीने की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन पर जब उनको कुछ भी ना मिला तो ये केस 11 जनवरी को CBI को सौंप दिया गया। CBI ने जब अच्छे से जांच करी और मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली से अच्छे से पूछताछ करी। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद सुरेंद्र कोहली ने कुछ इस प्रकार का बयान दिया जिसे सुन करके वो CBI ऑफिसर सहम गया था कि इस प्रकार की घटना भी कोई शख्स कैसे कर सकता है। सुरेंद्र कोहली ने ये बयान दिया कि उसने 17 से 18 लड़कियां उसने किडनैप करी है 2003 से लेकर के 6 के बीच में। इस बीच में वो उन लड़कियों के साथ में उनका मर्डर करता, उसके बाद उनका रेप करता, उन्हें पॉलिथीन में फेंक देता और उसका कुछ पार्ट बचा लेता जिसे वो पका करके खा जाता और किसी किसी को वो कच्चा ही खा जाता। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया। कुल मिलाकर के सुरेंद्र सिंह एक बहुत ही ज़्यादा हैवान नरबख्शी था। जब सुरेंद्र कोहली का बयान पब्लिक में आया, पब्लिक भी सहम गई और पब्लिक धरना दे करके अपने गुस्सा जाहिर करा और बोला कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह ने अपने बयान में ये बताया था कि इस घर के अंदर उसके जो मालिक हैं मुनिंदर सिंह, वो यही काम करते थे। मतलब वो कॉल गर्ल को बुलाते थे और सेक्स वर्कर को यहाँ बुलाते थे, उनके साथ वो फिजिकल होते थे, सेक्स करते थे और उन्हें सुबह छोड़ देते थे। इसी बीच में उसकी भी मन में इच्छाएं हुई कुछ इसी प्रकार के काम करने की, पर उसने कॉल गर्ल या फिर सेक्स वर्कर को ना बुला करके आसपास की लड़कियों को अगवा करा। उनमें से किसी एक लड़की के साथ उसने जबरदस्ती संबंध बनाए। उसके बाद उस लड़की ने सुरेंद्र कोहली को नामर्द बोल दिया था। इसके बाद सुरेंद्र कोहली ने उसका गला दबा करके उसकी वहीं पर ही हत्या कर दी। इसके बाद सुरेंद्र कोहली वहां से छोटे छोटे बच्चों को भी अगवा करने लग गया और उनके साथ फिजिकल होता। इसके बाद वो उन्हें काट करके बाहर फेंक देता था। इसी बीच में ये काम करता करता वो उन बच्चों को मार करके खाने भी लग गया था। और बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र सिंह ने यह भी बयान दिया है कि जब भी वो ये काम करता था तो उसको एक सफ़ेद ड्रेस में लड़की दिखती थी, एक औरत दिखती थी जो उसके साथ ही रहती थी ये सब काम करते हुए। और वो बोलता था कि कहीं ना कहीं वो ही उसे ये सब काम करने के आदेश देती थी। मतलब उसने नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड ये चीज़ बोली थी कि उसकी वजह से वो ये काम करता था। CBI को शक था कि मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र का लिंक ऑर्गन चोरी से है, कि वो इनके ऑर्गन कहीं और बेचते थे। इस बीच CBI को शक तो काफ़ी
इसी चीज़ का था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से ये ऑर्गन चोरी का मैटर है तो हॉस्पिटल में इस प्रकार के केस तो आए होंगे, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा होगा, या फिर वो डोनर कौन था जिसको उन्होंने डोनेट किया और किसने रिसीवर था। इस बीच सीबीआई ने काफ़ी कोशिश करी और छानबीन करी, पर सीबीआई को इसके बारे में कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये जो केस है ये 2 साल पहले से ही चल रहा था। तो सीबीआई को इस बीच इन दोनों के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। पर इसी बीच दिसंबर इलाहाबाद कोर्ट ने रिम्पा केस के तहत सुरेंद्र कोहली को डेथ पेनल्टी घोषित कर दी थी। और जैसे कि सुरेंद्र कोहली ने ये बताया था कि इस मैटर में उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर का कोई हाथ नहीं, वो बेकसूर है, और मुनिंदर सिंह को इस केस से बरी कर दिया। थोड़े ही दिनों बाद इलाहाबाद कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी थी। इन लोगों ने राष्ट्रपति को अपनी माफ़ी एप्लीकेशन भी दर्ज कराई थी। उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। पर कुछ ही टाइम बाद इनका जो फांसी की सजा थी उसे होल्ड कर दिया गया, मतलब इनकी फांसी होने वाली थी पर किसी कारणवश इनकी फांसी को रोक दिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया, ये बोलते हुए कि इन दोनों के खिलाफ प्रॉपर किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला है कि इन्होंने ही ये काम किया है। जबकि सुरेंद्र कोहली ने ये प्रॉपर बयान दिया था कि उसने ही ये सारा काम किया है। पर ये दोनों अब आजाद हैं। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा भी रद्द कर दी है। दरअसल रिम्पा हल्दर हत्याकांड में मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली आरोपी थे। अदालत ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया था, जिस पर उन्हें सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अर्जियों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SHA रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। आपको क्या लगता है कि इंडिया का कानून इसी वजह से बहुत ज्यादा वीक है कि एक आदमी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा कि इंडिया में पहली बार सुनने को मिला, उसके बाद भी ये आदमी आजाद घूम रहा है। हमारे बेटे का माला और पैजामी एक चाकू में लिपटी इसके घर में जब मिली ना, जी डर गया कि हमारे बच्चे इसे न मार दे। आप ये बताइए, जब कोई प्रूफ नहीं है तो 17-18 साल जेल में क्यों रखा उसको? जिनके बच्चे गए उनकी औलाद ला के दे दो, तेरे को फांसी न लगने की है। तो अगर छूट गया ना, कहीं भी रहेगा ये बच्चन का जरूर मारेगा। आपको क्या लगता है कि न्यायालय की इसमें गलती है या फिर पुलिस वालों की या फिर सीबीआई वालों की? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वालों की बहुत ज्यादा गलती है, क्योंकि अगर पुलिस वाले पहले ही केस के अंदर अगर रिपोर्ट लिख लेते हैं, सुरेंद्र सिंह और मुनिंदर इतने क्राइम नहीं कर पाते, इतने बच्चे जो मरे थे वो नहीं मरते, वो बच जाते। पर इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। बाकी हमारे इंडिया का कानून कैसा है वो सब आप लोगों को पता ही है कि अमीरों के लिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून नहीं है अभी भी, क्योंकि इतना बड़े कांड के बाद भी वो लोग रिहा नहीं होते। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।